वॉल्केनिक एक्टिविटी, भाई कैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटी के होने का रीजन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। देखो, वॉल्केनिक जो एक्टिविटी होता है ये हमने कल भी जाना था। भाई वॉल्केनिक एक्टिविटी होती क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन नीचे जो हमारा लेयर्स है, जैसे हमने जाना था कि भाई ऊपर वाला लेयर है वो है क्रस्ट, और इसके नीचे वाला लेयर है ये है मेंटल। और इस मेंटल में जब लिक्विड जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ आते हैं क्रस्ट की तरफ, उसे हम वॉल्केनिक एक्टिविटी कहते हैं। और ये मेंटल में क्या आता है, मेग्मा बाहर आता है। और मेग्मा मतलब हॉट मटेरियल, ये हॉट मटेरियल ऊपर की तरफ आता है। और जब ये ऊपर आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, लावा। और ये पूरा प्रोसेस मेग्मा से लेकर ऊपर आने की जो पूरी प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी। और वॉल्केनिक एक्टिविटी एक नेचुरल फेनोमेना है जो हमारी अर्थ पे दिखाई देता है। और उसका रीजन हमारे अर्थ के नीचे वाले जो सोर्स है, मेंटल हो या उसके नीचे भी हमें दिखाई देता है कोर में, वहां पर भी लिक्विड चीजें दिखाई देती हैं। और ये वॉल्केनिक ऊपर की तरफ कई प्रोसेस के थ्रू आ सकता है। उसके ऊपर आने के कुछ प्रोसेस हो सकते हैं। पहला प्रोसेस ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा एक्सप्लोसिव तरीके से आए। एक्सप्लोसिव तरीके से जब आएगा, इसका मतलब कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो कहीं ना कहीं एक तरीके से विस्फोट टाइप का या एक्सप्लोजन टाइप का बॉम्ब की तरह ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। और इसमें होता क्या है, जब ये धीरे 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 ऊपर की तरफ आता है उस टाइम ये सारी चीजें होती है। और धीरे धीरे ये एक्सपेंड करता है जो लिक्विड होता है वॉल्केनिक एक्टिविटी का। और इसकी वजह से बहुत सारे हमारे माउंटेन जो हैं वो भी बनते हैं। अगली बात आती है कि भाई एक्सप्लोसिव वॉल्केनो कौन सा होगा। तो आपको याद होगा हमने मेग्मा के बारे में जब पढ़ा था तो हमने एक चीज जाननी थी कि सिलिका, सियाल सीमा लिखे, सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम। तो जो हमारी लेयर्स हैं उसमें सिलिका की क्वांटिटी के बेस पे डिसाइड होगा कि ये एक्सप्लोसिव होगा या पीसफुल होगा जो अर्थ के ऊपर आएगा। कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी आप आसपास देखेंगे, जैसे इंडोनेशिया के आसपास जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। और उसका एक रीजन होता है, और उसका रीजन होता है सिलिका का होना। और हमने देखा भी था सिलिका का पॉजिटिव रिलेशन होता है एसिड के साथ। और जब ये एसिड बाहर आता है तो कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन करता है। और ये जो पार्ट्स होता है या जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा हार्ड होने की वजह से या थोड़ा सा पास पास होने की वजह से, इस वजह से भी एक्सप्लोजन करता है। और इसमें क्या क्या नीचे हो सकता है, जैसे हमने जाना भी था कि भाई एंडेसाइट हो सकता है, एंडेसाइट निकल के आ जाए, इग्नियस रॉक का जो पार्ट होता है। डायोनाइट हो सकता है, डायोनाइट भी अगर निकल के आएगा तो भी एक तरीके से उसका में सिलिका की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। और इससे आपको माउंटेन डेवलपमेंट दिखेगा, माउंटेन डेवलप होंगे, प्लेटू डेवलप होंगे। ये सारी चीजें आपको इस एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से दिखेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं और इससे नेचुरल डिजास्टर भी पैदा होता है, क्योंकि कई बार जब ज्यादा एक तरीके से विस्फोट होता है तो आसपास के एयर में बहुत सारा सिलिका या और भी जो एलिमेंट है वो फैल जाते हैं। इंडोनेशिया इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि इंडोनेशिया वाला जोन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पड़ता है। और हमने देखा था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वहां पर सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक की एक्टिविटी और साथ में सुनामी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और उसका रीजन होता है ये ऐसे प्लेट
पास है जहां पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, चाहे कन्वर्जेंट प्लेट हो इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साथ में पैसिफिक ओशियन, या फिर दो ओशियन आपस में कन्वर्ज कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ दिखाई देंगी। अगला जो पीसफुल होता है, पीसफुल में क्या होता है कि थोड़ा सा सिलिका का क्वांटिटी थोड़ा सा कम होता है, और सिलिका का क्वांटिटी कम होने की वजह से वो एक तरीके से क्या होता है, ज्यादा सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता। और हार्ड ना होने की वजह से तो उसे ऊपर निकलने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक एक्सप्लोसिव बनने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से पीसफुल वे में इधर निकल सकता है। और इससे क्या होगा, ओशियन की जो रिज है उनका डेवलपमेंट होता है, या तो ओशियनिक रिज होंगी, रिज का डेवलपमेंट होगा, या फिर अगर ये अर्थ के जो सरफेस वाला लेयर है उसके ऊपर आएगा, क्रस्ट के ऊपर, तो प्लेटो भी बन सकता है। ये सारी चीजें इसके द्वारा होती है, और ये पीसफुल होता है। और पीसफुल कौन सा होगा, जिसमें सिलिका कम होगा। सिलिका उसे हार्ड रॉक में चेंज कर देता है, और इसलिए वॉल्केनिक एक्टिविटी काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाती है। बट सिलिका अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसमें एसिड नहीं होगा, और एसिड कम होगा तो पीसफुल तरीके से बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस के थ्रू ये जो मेग्मा है ये बाहर निकल सकता है। और एक और चीज, जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो उसमें कंपल्सन है कि अर्थक्वेक आएगा। अर्थक्वेक आने के कई रीजन होते हैं। पहला, लेयर जब टूटती है उसके बाद अर्थक्वेक आता है। दूसरा, जब मेग्मा ऊपर की तरफ आता है तब भी अर्थक्वेक आता है। और साथ में जब प्लेट सबमर्ज होती है उस टाइम भी अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, और इससे हमें कई तरीके के स्ट्रक्चर भी दिखेंगे, वो भी हम देखेंगे भाई किस किस टाइप के स्ट्रक्चर हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी से दिखते हैं। अगला, हम वर्ल्ड में अगर मैप जाने कि भाई वर्ल्ड में मैप कैसा है वॉल्केनिक एक्टिविटी का, तो उसमें भी हमें एक कोहेरेंस दिखती है कि भाई कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी ऐसी है जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू समझ सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें बताती है कि भाई कौन कौन सा वॉल्केनो किधर आता है, उसका रीजन क्या होता है। और कुछ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू हम नहीं बता सकते, उसके लिए हमें प्लेट बाउंड्री या हॉट स्पॉट जो है वो दिखाई देते हैं हमारी अर्थ पर, और उसके बेस पे हमें पता चलता है कि भैया कहाँ पर कौन सा अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी आती है। प्लेट बाउंड्री, वॉल्केनिक, तो इस दो तरीके से हम वर्ल्ड में मैप जान सकते हैं कि भाई वॉल्केनिक एक्टिविटी किस किस टाइप से होगी। तो हम मैप को अगर जाने तो हमें एक चीज पता चलती है कि भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसमें हमने जाना था कि भाई 3 तरह की प्लेट होती है, तो इसमें से किस किस प्लेट में कौन कौन सा वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी और उससे किसका डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा था डाइवर्जेंट प्लेट। साथ साथ आप भी ये फोटो वगैरह बनाते चलना, जिससे आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगला जो हमारा पार्ट है, भैया मैप देखने के लिए हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का यूज करेंगे, तो उसमें या तो डाइवर्जेंट प्लेट होगी या कन्वर्जेंट प्लेट होगी। और जो ट्रांसफॉर्म प्लेट है जिसमें पैरेलल चलते हैं, उसमें आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। उसका रीजन, यहाँ पर अर्थक्वेक आता है बट मेग्मा नहीं है, लिक्विड नहीं है, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के होने के लिए बहुत कंपल्सन है। तो लिक्विड ना होने की वजह से ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या पैरेलल बाउंड्री में आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं दिखेंगी। वहां पर आपको अर्थक्वेक दिखाई देते हैं, और वो भी इसलिए फ्रैक्शन होता है। लेकिन फ्रैक्शन से कहीं भी इतना ज्यादा एक तरीके से लॉस नहीं होता कि लेयर्स टूटे और उसके बाद मेग्मा बाहर निकले। बहुत रेयर केस में ऐसा, या आप कह सकते हो बिल्कुल 0% पॉसिबिलिटी कि ऐसा नहीं होगा। अब देखते हैं हम कि भाई डाइवर्जेंट प्लेट,
डाइवर्जेंट प्लेट में हमने देखा था कि भाई सी फ्लोर का जो राइज हो रहा है या स्प्रेडिंग हो रहा है वो डाइवर्जेंट प्लेट का ही पार्ट है। तो डाइवर्जेंट प्लेट में हम देखते हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो दूर जाने की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट होती है, टेंशन क्रिएट होती है, और टेंशन की वजह से प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसके बाद नीचे की जो लेयर्स हैं वहां से मैग्मा बाहर निकलता है, और ये मैग्मा जब बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद पहले अर्थक्वेक और उसके बाद वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये सब हमें दिखाई देती है डाइवर्जेंट प्लेट में। और ये सब हम कहाँ पे देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं इंडियन ओशियन रिज में। अब आपको भी एग्जांपल याद होंगे, सब जगह हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू इन एग्जांपल का यूज कर सकते हैं, चाहे अर्थक्वेक में यूज करना हो या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में खुद हम बताने के लिए यूज करना हो, या फिर हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी में यूज करना हो। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें प्लेटों के लेसन के थ्रू बताती है कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें होंगी। तो इंडियन ओशियन रिज, अटलांटिक ओशियन रिज, साथ में ही पैसिफिक ओशियन रिज, इन तीनों ओशियन के जो रिज बनेंगे वो इस टेंशन या डाइवर्जेंट जो प्लेट है उसके थ्रू बनेंगे। अब क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट है और जो ओशियन का जो लेयर है वो बसाल्ट रॉक से बना है, और बसाल्ट रॉक में हमने देखा भी था कि भाई बसाल्ट में सिलिका कम होता है, और अगर सिलिका इसमें कम है 40% से भी या 44% से भी कम, तो इसका मतलब ये एक तरीके से एक्सप्लोसिव तो नहीं होगा, पीसफुली एक तरीके से निकलेगा, पर इसकी वजह से नीचे वाला जो पार्ट है वो सी फ्लोर के राइज को एक तरीके से प्रमोट करेगा, तो सी फ्लोर राइज होता है। कई बार साइंटिस्ट जब डाटा निकालते हैं और उन्हें डेट देखनी पड़ती है कि भाई कैसे पता चले कि कौन सा ओशियन कितना बड़ा है या कब ये डेवलपमेंट हुआ था, तो वो इस वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू जो यहाँ पर मैग्मा ठंडा हो जाता है या लावा ठंडा हो जाता है, इसी की कार्बन डेटिंग करके उन्हें पता चल जाता है कि भैया ये ओशियन कब बना था, कब हमारी अर्थ का डेवलपमेंट हुआ था। और हमें सी फ्लोर के ऊपर ये सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है। और एक और चीज हमें कॉमन दिखाई देती है कि जब हम इधर से एक तरीके से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है धीरे 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 इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए कई बार बोला जाता है कि ओशियन का जो रिज है वो ज्यादा न्यू पार्ट है एज कंपेयर टू जो हमें कॉन्टिनेंट का पार्ट दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर पीसफुल तरीके से मैग्मा बार बार बाहर निकलता रहता है, डाइवर्जेंट प्लेट चलती रहती है, तो हर बार न्यू प्लेट का डेवलपमेंट होता है। और इसीलिए हमने बोला भी था कि भाई डाइवर्जेंट प्लेट कैसा प्लेट है, क्रिएटिव प्लेट है, जो एक तरीके से डेवलपमेंट करता है अर्थ पर और भी बहुत सारी रॉक्स का, स्ट्रक्चर का। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सी फ्लोर के राइज में। ये हमने पहला देखा कि भाई डाइवर्जेंट प्लेट का क्या रोल है। अब हम देखेंगे कन्वर्जेंट प्लेट, और कन्वर्जेंट प्लेट में कैसे कैसे हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है। कन्वर्जेंट प्लेट में सबसे पहले हमें पता है कि भाई एक ओशियन और दूसरा कॉन्टिनेंट, इन दोनों के बीच जब कन्वर्जेंस होता है तो उस टाइम हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और इसका सबसे पहला हम एग्जांपल जो देखते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। सेकंड हमारी जो प्लेट है वो है कन्वर्जेंट प्लेट, और कन्वर्जेंट प्लेट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। एक ओशियन प्लेट पैसिफिक ओशियन, दूसरा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका प्लेट,
इसमें जो हैवी है ओशियन वाली वो नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे की तरफ जाने की वजह से जो लेयर्स हैं उनको ब्रेक करेगी, और जब लेयर्स ब्रेक होंगी तो फिर उसके बाद वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी। और इन दोनों के बीच क्योंकि कंप्रेशन फोर्स लगता है, और कंप्रेशन फोर्स लगने की वजह से यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि इस वाले जो मेग्मा में सिलिका काफी ज्यादा दिखता है और साथ में ही एसिडिक भी है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें दिखेगा कि थोड़ा सा वॉल्केनो एक एक्सप्लोसिव रूप में सामने आएगा, और इसकी वजह से बहुत सारे आपको माउंटेन डेवलपमेंट दिखाई देंगे। जैसे नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन ये भी इसी का एग्जांपल है, जिसकी वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी से फोल्डेड माउंटेन ये डेवलप हुए हैं। और इधर ओशियन वाली साइड वॉल्केनिक चेन, अंदर की तरफ हमें वॉल्केनिक चेन भी दिखेगी, और यहाँ पर नीचे ओशियन के नीचे भी कुछ माउंटेन बन सकते हैं। तो ये दोनों तरफ ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है, इससे कन्वर्जेंट प्लेट की वजह से। और इससे भी बहुत सारी जो वॉल्केनिक चीजें हैं वो तो है, साथ में ही जो माउंटेन पहले से बने हुए हैं वहां पर भी अर्थक्वेक आएगा, और कई बार वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये अर्थक्वेक और साथ में वॉल्केनिक एक्टिविटी कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। और इसमें माउंटेन की हाइट डिपेंड करेगी कि भाई सिलिका कितना ज्यादा हार्ड है या लिक्विड फॉर्म में ज्यादा तो नहीं है। लिक्विड ज्यादा होगा तो दिक्कत होगा ऊपर तक हाइट ले जाने में, लेकिन लिक्विड अगर ज्यादा ना होकर थोड़ा सा हार्ड रॉक है तो माउंटेन की हाइट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके बेस पे ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। अगला कन्वर्जेंट प्लेट में जो सेकंड हमें दिखता है ओशियन जो पैसिफिक ओशियन में हमें दिखता है, और इसकी वजह से आप देखते हैं कि आपको दिखता है कि भाई एक तरफ साउथ चाइना सी, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन का अलग पार्ट, और पैसिफिक ओशियन वाली पार्ट ज्यादा है, ज्यादा हैवी है, इसलिए वो नीचे की तरफ जाती है, और नीचे जाने की वजह से यहाँ पर आपको आइलैंड, चेन ऑफ आइलैंड दिखाई देती है। इसमें जापान आइलैंड, फिलीपींस आइलैंड ये भी इस वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। वही थर्ड जो हमें कन्वर्जेंट प्लेट में दिखता है कॉन्टिनेंट जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट में दिखता है, और वहां पे हमें पता है क्योंकि वहां पे ज्यादा डीप में हमारी इंडियन प्लेट नहीं जाती, इस वजह से लेयर को नहीं तोड़ पाती, और लेयर को नहीं तोड़ पाती तो लिक्विड नहीं आता, और जब लिक्विड बाहर नहीं आएगा या मेग्मा बाहर नहीं आएगा तो वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं दिखाई देती। तो हमें मेजरली तीन जगह ही वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू। पहला, डाइवर्जेंट प्लेट में सी फ्लोर राइज होता है। दूसरा, कन्वर्जेंट प्लेट में ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच एक तरीके से कन्वर्जेंस होता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में हमें दिखाई देता है ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच। तीसरा, हमें कन्वर्जेंट प्लेट का सेकेंड पार्ट दिखाई देता है जहां ओशियन एक दूसरे से कन्वर्ज करते हैं, और यहाँ पर जापान आइलैंड और फिलीपींस आइलैंड इन सब का डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है। तो ये एक तरीके से हमने देखा कि भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं कि भैया कहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है। लेकिन अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी दिखाई देते हैं जो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू हमें नहीं दिखाई देते। वो क्या होते हैं, इंट्रा प्लेट वॉल्केनिक एक्टिविटी, या हम कह सकते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट में एक्सेप्शन है। ये हमें दिखाई देते हैं कि भाई जहां पर हॉट मटेरियल या हॉट स्पॉट, जैसे हमने अर्थक्वेक में भी जाना था, तो अर्थक्वेक का भी रीजन हॉट स्पॉट का यही था कि मेग्मा बाहर आ रहा था। तो हमारे अर्थ पर बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू नहीं, हॉट स्पॉट जो बनता है उसकी वजह से आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है। और जब
ये हॉट स्पॉट एक होता है, तो इसकी वजह से भी माउंटेन का डेवलपमेंट हो सकता है। और इसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव, जो यहां से निकलेंगे रेडियो एक्टिव पार्टिकल। हमारी अर्थ में काफी ज्यादा डिफरेंस है। आपको कई बार हिली एरिया में भी गर्म पानी मिल जाएगा, और गर्म पानी मिलने का रीजन क्या होता है, इस हॉट स्पॉट का होना। इस हॉट स्पॉट की वजह से रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं, और रेडियो एक्टिव पार्टिकल रिलीज होने की वजह से कहीं ना कहीं वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है। वैसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक लाइन, वॉल्केनिक लाइन। और इसकी वजह से भी कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो सकते हैं। और जब ऐसे हॉट स्पॉट, ये तो हमने एक हॉट स्पॉट देखा कि भाई एक हॉट स्पॉट हमें दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे बहुत सारे हॉट स्पॉट हमारी अर्थ पर एक साथ हमें दिखाई दे जाए, मान लेते हैं ये हॉट स्पॉट 1, ये 2, ये 3, ये अगर एक साथ दिखाई दे जाए, तो आप ऊपर देखेंगे चेन ऑफ माउंटेन आपको दिखाई देगी, ऐसे आपको डेवलपमेंट दिखाई देगी। और इसे हम कहते हैं कि भाई ज्वालामुखी या वॉल्केनिक एक्टिविटी का एक ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है, वॉल्केनिक ग्रुप। और उसका रीजन डिफरेंट डिफरेंट हॉट स्पॉट का होना, और ये डिफरेंट डिफरेंट हॉट स्पॉट एक साथ जब आते हैं तब हमें एक ग्रुप दिखाई देता है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक से अलग, जिसे मैं नीचे लिख देता हूं इंट्रा प्लेट वॉल्केनो, मतलब प्लेट के अंदर ही। अब कोई प्लेट ना डाइवर्जेंट की वजह से ना कन्वर्जेंट की वजह से कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, बल्कि प्लेट इंडिपेंडेंट तरीके से वॉल्केनिक एक्टिविटी कर रही है, और इसे ही कहते हैं इंट्रा प्लेट वॉल्केनो। इंट्राप्लेट वॉल्केनिक एक्टिविटी ये भी हमारे अर्थ पर हमें दिखाई देती है, जिसके बारे में हमें टेक्टोनिक थ्योरी नहीं बता पाती। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई वर्ल्ड में किस टाइप का मैप हमें दिखाई देता है वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी अभी के टाइम नहीं दिखाई देती, खासकर मेनलैंड इंडिया में। बट हमारा जो अंडमान निकोबार वाला पार्ट है, जो कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन रिज के अंडर आता है, उसमें आप बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार जो आइलैंड दिखते हैं, वहां पर आपको कहीं ना कहीं वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है। और उसमें से एक जो पार्ट था जिसका नाम है नारकोंडम आइलैंड, आप भी मैच में देखना, ये देखो ये इंडिया का अंडमान निकोबार पार्ट है, और यहाँ पे नारकोंडम जो पार्ट है, यहाँ पर पहले वॉल्केनिक एक्टिविटी आती थी, लेकिन अब एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक, मतलब अब एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही। पिछले 10-20 साल से हमें पता ही नहीं चल रहा कि वॉल्केनिक एक्टिविटी आ ही नहीं रही है, हमारे पास कोई डाटा नहीं। लेकिन अभी भी अंडमान निकोबार का एक पार्ट बैरन आइलैंड इंडिया में जो है, वहां पर आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी अभी भी दिखाई देते हैं, और ये अभी भी एक्टिव मोड में है। और जब यहाँ मन होता है तब मेघमा आ जाता है, लगभग 2 से 3 साल में हर बार यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको दिखाई देती है। और इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन था, मैं आपको भी यहाँ पे देता हूँ, आप भी बताना इसका आंसर। उन्होंने पूछा था, इंडिया हैव नो वॉल्केनिक एक्टिविटी इन लास्ट 2 डिकेड। पहला ऑप्शन यही था, बैरन आइलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी। मैं इधर लिख देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट volcanic activity in India, volcanic activity in India, ये हमें पूछा गया था। सबसे पहला बोला, इंडिया हैव नॉट सीन एनी volcanic activity
इन लास्ट 2 डिकेड, डिकेड का मतलब आपको पता ही होगा 10 साल जो होते हैं। बैरन आइलैंड इज एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। बताइए आप कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। देवता जी वॉइस आ रही है ना। देखो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। उसका रीजन अभी मैंने आपको दिखाया, बैरन आइलैंड एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का एग्जांपल नहीं है, ये एक एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी का एग्जांपल है, जिसकी वजह से इंडिया में काफी ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी, और रिसेंटली कब एक तरीके से इसमें विस्फोट हुआ था 2017 में बैरन आइलैंड में वॉल्केनिक एक्टिविटी एक्सप्लोसिव रूप से हमें दिखाई देती। ठीक है, तो और अगला बात, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा वाला भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बैरन आइलैंड एक एक्टिव वॉल्केनो है और हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी एक तरीके से सही नहीं है। तो चीज याद रखना कि इंडिया में कहाँ कहाँ दिखता है, और अगर हम बात करें वर्ल्ड की तो आप वर्ल्ड का मैप निकालिए, उसमें आपको दिख जाएगा कि भैया कहाँ कहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। एक बार मैं भी आपको दिखा देता हूँ। देखो वॉल्केनिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं उसी एक्टिविटी से जुड़ी हुई है जहां पर हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखी थी। तो आप देखेंगे इसका भी चैन वही है। सबसे पहले आप डाइवर्जेंट प्लेट देखोगे तो डाइवर्जेंट प्लेट में बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको दिखेंगी। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये वॉल्केनिक एक्टिविटी का है। इधर देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आपको बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटी दिख रही है। ये स्कोटिया प्लेटू दिख रहा है, नाजका प्लेटू दिख रहा है। इधर मेडिटेरियन सी में यहाँ पर भी एक तरीके से आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देंगी और काफी ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे होती है। माउंट एटना, ये सब वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको यहीं पे दिखेंगी। इटली के यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम कह सकते हैं कि भाई मेडिटेरियन सी का एक तरीके से लाइटनिंग स्टार है जो हमेशा एक्सप्लोजन वहां पे हो सकता है। साथ में ही आप देखेंगे रॉकी माउंटेन, इधर वाला जो पार्ट है जहां पर कन्वर्जेंट प्लेट होता है वहां पर भी हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है। जुआन डी फुका प्लेट यहाँ पर भी आप देखेंगे, और ये कैरेबियन जो प्लेट है उसमें भी आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी काफी ज्यादा दिखाई देगी। इधर देखोगे साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे भी आपको काफी ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देंगी। इंडिया में बात करें तो ये देखो अंडमान निकोबार प्लेट जो इंडोनेशिया के पार्ट से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है। और इधर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जापान और फिलीपींस, यहाँ पर तो काफी ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है। न्यूजीलैंड में भी आपको दिखाई देगा कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड पर वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है। और ये जो एग्जांपल इधर ऊपर हिमालय से ऊपर चाइना में दे रखा है, ये इंट्रा प्लेट का एग्जांपल है जहां पर हॉट मैग्मा की वजह से या हॉट स्पॉट की वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी आई है। ऐसा ही आपको अफ्रीका में दिखेगा। अफ्रीका में भी बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी किसकी वजह से है, कहीं ना कहीं हॉट जो स्पॉट है उसकी वजह से इंट्रा प्लेट वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें दिखाई देती है। अगला हम चलते हैं कि भाई वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से कौन कौन से स्ट्रक्चर अर्थ पे दिखाई देते हैं। तो वो सारी चीजें भी हम देख लेते हैं कि भाई स्ट्रक्चर क्या क्या है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप आपको दिखेंगी। एक होता है इंट्रूसिव मतलब अंदर की तरफ बनना, और दूसरा हो सकता है एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो दोनों चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है, कई बार मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड शेप आर क्रिएटेड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी। एमसीक्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म अगला हमारा पार्ट है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं।
और उनके के बनने का रीजन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, दूसरा एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव मतलब आपको पता ही चल रहा होगा, जो अंदर की तरफ, और एक्सट्रूसिव मतलब बाहर की तरफ। ये दोनों तरफ हमें दिखाई देता है। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में, इंट्रूसिव में दो तरीके से हमें दिखाई देता है। पहला, इंट्रूसिव का जो पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रोडेंट। इसका मतलब होता है जब टू लेयर्स के बीच में जो मैग्मा है या लावा है वो एक तरीके से डिपॉजिट हो जाए, तो उसे स्पेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्कोर्डेंट। या आप इसे समझ सकते हो सैंडविच की तरह। सैंडविच की तरह दो लेयर में जब कोई चीज हो तो उसे हम कहते हैं कॉन्कोर्डेंट, और इससे हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है एक सीट का, और ये सीट क्या होती है, दो लेयर्स के बीच में मैग्मा का डिपोजिशन, ये सीट का एक तरीके से पार्ट होता है। तो पहला एक्टिविटी हमें दिखा कॉन्कोर्डेंट, जो सैंडविच की तरह होती है, टू लेयर्स में ही। कॉन्कोर्डेंट का मतलब टू लेयर्स के बीच मैग्मा का होना या हॉट जो मटेरियल है उसका होना। और इससे बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सिल्क। सिल्क में क्या होता है, इससे भी बड़ी चीजें होती हैं, और ये थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। सेल और सीट में ये डिफरेंस है कि भाई ये थोड़ा छोटा है, सेल थोड़ा सा बड़ा है। तो सिल की तरह का ये स्ट्रक्चर है, चादर की तरह आप कह सकते हो, या सीढ़ी की तरह, बट थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अगला आपको दिखेगा फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है, एक लहर की तरह ऐसे आपको डिजाइन दिखाई देगा, इसी को हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ। इसमें ये बीच बीच में मैग्मा है, आप भी फोटो बनाते जाना। ये जो मैग्मा है ये किसका पार्ट है, फैकोलिथ का। तो फैकोलिथ में आपको एनक्लाइन मतलब ऊपर वाला पार्ट, सेंक्लाइन मतलब नीचे वाला पार्ट, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, और इसका नाम क्या है, फैकोलिथ। तो लिथ, ये हमें थर्ड पार्ट दिखाई देता है जो इसकी वजह से बनता है। अगला हमें दिखाई देता है इसी में ही, सैंडविच की तरह में, लोपोलिथ। लोपोलिथ कैसा होता है, जैसे बेसिन हमने घर में देखा होगा, टूथपेस्ट आप यूज करते होंगे तो आप बेसिन में देखते होंगे। तो बेसिन की तरह ही जो एक पार्ट होता है उसी का नाम है, और यहाँ पर इसमें आप कह सकते हो जो मैग्मा है उसका डिपोजिशन हो गया, और इसको क्या कहते हैं, लोपोलिथ। लोपोलिथ, ये इसका पार्ट। अगला जो होता है लेकोलिथ, जो बिल्कुल इस लेपोलिथ का अपोजिट होता है। इसमें थोड़ा बेसिन या आपने टॉम देखा होगा, टॉम की तरह दिखता है, जो मुस्लिम मस्जिदों के पास आपको दिखाई दे देगा। तो ऐसा जो टॉम होता है वो बिल्कुल अपोजिट वाला जो पार्ट होता है उसे ही हम कहते हैं लेकोलिथ। ये वाला हमने देखा लोपोलिथ, मतलब थोड़ा लो लेवल पे। लेकोलिथ मतलब अब आप कह सकते हो लेकोलिथ। ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं इसके थ्रू। अगला जो डिस्कॉर्डेंट, मतलब एक लेयर से भी ज्यादा लेयर में जब डिपोजिशन हो, सैंडविच से थोड़ा आगे वाले पार्ट में। ये हमने जो पहला वाला देखा वो कॉन्केडेंट, मतलब दो लेयर्स के बीच में जब मैग्मा का डिपोजिशन हो, और डिस्कॉर्डेंट जब दो से ज्यादा में मैग्मा का डिपोजिशन हो, वो डिस्कॉर्डेंट का पार्ट होता है।
2 लेयर से ज्यादा। पहले आपने 2 लेयर वाला देखा, अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या हो रहा है। इसमें एक हमें दिखता है डाइक और दूसरा दिखता है हमें बेंथोलिथ। डाइक क्या होता है, जो हमने सीट देखा था, अगर सीट ऊपर की तरफ आ जाए, हॉरिजेंटल ना होकर वर्टिकल फॉर्म में सीट अगर दिखाई देने लग जाए, तो ये किसका पार्ट होता है, डाइक का। ऐसे अगर आपको दिखे तो ये क्या कहलाता है, डाइक। और इसमें 2 लेयर से ज्यादा लेयर होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिस्कॉर्डेंट कहते हैं कि भाई 2 लेयर से ज्यादा लेयर में एक तरीके से हो। ऐसे हम कह सकते हैं एक तरीके से पिलर की तरह भी हमें दिखाई देता है। ये क्या है, डाइक। अगला इसमें एक और स्ट्रक्चर जिसकी कोई शेप नहीं होती और थोड़ा कैसे भी बना होता है, और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं बेंथोलिथ। बेंथोलिथ का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अपने हिसाब से ही बना हुआ होता है। कभी ऐसे और ऐसे आपको बेंथोलिथ दिखेगा। ये भी डिस्कोइडेंट का पार्ट होता है। और एक चीज याद रखना, सबसे बड़ा लैंड फॉर्म होता है बेंथोलिथ। बेंथोलिथ ये हमने देखे इंट्रूसिव लैंड फॉर्म जो अंदर की तरफ एक तरीके से बन रहे हैं। अगला हम देखेंगे भाई एक्सट्रूसिव, बाहर की तरफ जो लैंड फॉर्म बनते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी से, वो कौन से होते हैं। तो बाहर की तरफ जो लैंड फॉर्म बनेंगे वो वही 2 तरीके से बनेंगे। पहला, मेग्मा जब लावा के रूप में ऊपर आएगा, वो अगर एक्सप्लोजन करता है तब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, और वो पीसफुल तरीके से आता है तब क्या स्ट्रक्चर बनेगा। उसमें सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा है तो एक्सप्लोसिव फॉर्म में आएगा, और सिलिका की क्वांटिटी कम है तो वो थोड़ा पीसफुल फॉर्म में आएगा। इस अलग अलग फॉर्म में आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी याद है। एक बार फिर दोबारा से मैं इंट्रूसिव का बता देता हूँ, इस स्ट्रक्चर के बारे में एमसीक्यू बहुत आते हैं। पहला है इंट्रूसिव में हमने 2 पार्ट देखे, एक कॉन्कर्डेंट, दूसरा डिस्कॉर्डेंट। कॉन्कर्डेंट में जब 2 लेयर्स के बीच में सैंडविच की तरह मैग्मा डिपॉजिट होता है अंदर की लेयर में, तो उसे कॉन्कर्डेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल हमें क्या दिखा, सबसे पहला एग्जांपल हमें दिखा सीट, जो एक तरीके से चादर की तरह था और हॉरिजेंटल फॉर्म में जो मैग्मा है वो डिपॉजिट हो गया। सीट से जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, सेल, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा मैग्मा है और लेयर भी थोड़ी सी बड़ी है। और इसका ही एक अगला पार्ट जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहलाता है, फैकोलिथ, जिसमें लहर के समान एक तरीके से चीजें दिखाई देती हैं। और एंक्लाइन और सेंक्लाइन, एंक्लाइन मतलब ये वाला जो पार्ट है, सेंक्लाइन मतलब नीचे वाला जो पार्ट है, ये हमें दिखता है, ये फैकोलिथ होता है। अगला हमने देखा लोपोलिथ, जो नीचे की तरफ एक तरीके से बेसिन बना हुआ है, और ऊपर की तरफ आपको जो दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, लेपोलिथ, जो एक तरीके से टॉम की तरह होता है। दोनों में ये सारी चीजें डिफरेंस होती हैं। अगला हमने देखा डिस्कॉर्डेंट, जब 2 लेयर से ज्यादा मैग्मा 2 लेयर से ज्यादा को तोड़ते हुए डिपॉजिट होता है, तो वो क्या कहलाता है, डिस्कॉर्डेंट। और इसमें कौन कौन सा आता है, पहला आता है डाइक। डाइक कैसा है, सीढ़ियों की तरह है, थोड़ा सा वर्टिकल होता है या पोल की तरह आप कह सकते हैं। और इस डिस्कॉर्डेंट में आपने अगला देखा बेंथोलिथ, जिसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे एक तरीके से बन सकता है। तो ये किसका पार्ट थे, ये इंक्लूसिव लैंड फॉर्म्स का पार्ट थे। आपने भी नोट कर लिया होगा। अभी मैं मिटा देता हूं और हम देखते हैं डिस्कॉर्डेंट के बाद एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म में क्या क्या होता है। और एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म में मैंने जैसे बताया कि भाई एक तो एक्सप्लोसिव तरीके से आ सकता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, मैग्मा या लावा बाहर निकलेगा, अंदर की तरफ जो रहता है वो मैग्मा और बाहर की तरफ जो होगा वो लावा। तो अब लावा से जो लैंड फॉर्म बनेंगी वो किसका पार्ट है, एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म का। और इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, सेंट्रल एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, सेंट्रल एक्सप्लोसिव
वॉल्केनिक एक्टिविटी, इस वजह से हमारी लैंडफॉर्म कुछ बने। इसमें क्या क्या होगा, जो हमने देखा था कि भाई इग्नियस रॉक में क्या क्या चीजें बाहर निकलती हैं, तो यहाँ पे डायोराइट, जिसमें सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा होती है, या एंडोसाइट, ये जब बाहर की तरफ आएगा जिसमें सिलिका की क्वांटिटी ज्यादा है, थोड़ा गाढ़ा भी है, उस वजह से हमें कुछ एक्सप्लोजन दिखाई देगा और बहुत सारे माउंटेन भी दिखाई देंगे। इससे वॉल्केनिक स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा, पीसफुल तरीके से जब मेग्मा या लावा बाहर की तरफ आता है, तो उस प्रोसेस के थ्रू क्या क्या लैंडफॉर्म हमें बनती हुई दिखाई देते हैं। तो उस प्रोसेस के थ्रू हमें पता है कि भाई बसाल्ट रॉक, जिसमें सिलिका की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, और इससे आपको दो चीजें दिखाई देंगी। इससे तो माउंटेन बन गया, इससे दो चीजें, अगर ओशियन की तरफ ये है तो ओशियनिक रिज आपको दिखाई देंगे। अगर ये ओशियन के पास ना होकर कॉन्टिनेंट पे है तो कॉन्टिनेंट प्लेटू, ये आपको दिखाई देगा। ये दोनों में हमें दिखाई देता है, एक तरफ कॉन्टिनेंट प्लेटू, दूसरी तरफ ओशियनिक रिज, और इसमें हमें अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे एक सेंडर कौन होता है, दूसरा कंपोजिट होता है, और हम इंडिया में भी जानेंगे कि इंडिया में कौन कौन सा दिखाई देता है। आप सतपुरा माउंटेन देखेंगी, देखोगे तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि भाई कैसे सतपुरा माउंटेन, वो भी एक वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बना हुआ है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लिप्तांशु जी